हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम लगातार रेगुलर क्लासेस के अंदर नोबेल प्राइजेस को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नोबेल प्राइजेस की अनाउंसमेंट चल रही है। तो इसी प्रकार से कल नोबेल प्राइज के एक और क्षेत्र में अनाउंसमेंट हो गई है, कल लिटरेचर के नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हो गई है। तो आज की क्लास के अंदर हम यह जानेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है, क्यों मिला है और वो इसका हकदार किस हद तक है, इस पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी बात आज हम करने वाले हैं 88वें वायुसेना दिवस पे। कल 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना ने अपना 88वां दिवस मनाया, यानी कि वायुसेना की स्थापना हुए अब 88 साल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। वैसे हम क्लास के अंदर मुख्य रूप से वायुसेना दिवस को ही डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। थोड़ी सी चर्चा शुरू में हम पहले जो हमारा यह नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में इसकी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हुए आ रहे थे, फिजिक्स में मिला था, मेडिसिन में मिला था, ठीक है, कल केमिस्ट्री में मिला था। तो अब साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर में भी नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। साहित्य में नोबेल प्राइज किसको मिला है? लुईस ग्लिंग को मिला है, ठीक है। लुईस ग्लिंग का है कौन, यह समझने वाली बात है, ठीक है। तो लुईस ग्लिंग जो है यह एक लिटरेचर है, साहित्य है। यह वर्तमान में यह येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। और बताया जाता है कि इनके द्वारा जो लिखे गए साहित्य हैं वे वास्तव में बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, प्रेरणादायक है। उनमें शब्दों के सौंदर्यकरण का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। साथ ही इनके बारे में यह भी बताया जाता है कि इनके द्वारा लिखी गई जितनी भी पोइट्रीज हैं, स्टोरीज हैं, सब में ही A to Z कहीं भी मिस्टेक देखने को नहीं मिली और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमेशा ही अपने शब्दों को परोया है। तो वर्तमान में क्या है, ये है येल विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने 1968 में पहली बार अपनी कविता लिखी थी, इसका नाम था फर्स्ट बॉर्न, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये अपने आप में, पहली बार उन्होंने फर्स्ट बॉर्न लिखा था। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज्यादा जल्दी साहित्य जगत के अंदर लोकप्रिय हो गई थी और बड़े साहित्य जगत के बड़े नामों में इनका नाम भी शुमार हो गया था। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कल जो साहित्य अकेडमी है इसकी नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज की साहित्य अकेडमी के जो स्थायी सचिव हैं उनका नाम है मैट्स मॉल के द्वारा इनके नाम की अनाउंसमेंट की गई और यह बताया गया कि अब की बार जो यह अवार्ड है लिटरेचर का, यह लुईस ग्लिंग को दिया जाने वाला है। वैसे साथ ही यह भी बताया गया है कि कई दिनों से, कई लंबे समय से, कई सालों से चर्चा में इनका नाम बना हुआ था, लेकिन कुछ कारणों के चलते अब तक इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया जा पा रहा था। कुछ दिक्कतें हो गई थी, तो लेकिन इसके बाद अब अंततः इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया है, जिसकी ये है हकदार है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल प्राइज? लुईस ग्लिंग को मिला है, क्योंकि लिटरेचर में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है अपनी जिंदगी में। इनके द्वारा लिखी गई जो भी कहानी कविताएं हैं वह बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाए इनके प्राइज को लेकर के, तो इनको हमेशा की तरह जैसे बाकी लोगों को मिला है, तो इनकी इस फील्ड के लिए भी जो 1 करोड़ स्वीडिश क्रॉनर है उसकी राशि रखी गई थी, गोल्ड मेडल रखा गया था, तो वह इनको दे दिया गया है। और मैं बता चुका हूं कि जो 1 करोड़ स्वीडिश क्रॉनर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वह भारतीय रुपीस के अंदर 8.25 करोड़ के लगभग होती है, क्योंकि जो 1 स्वीडिश क्रॉनर होता है उसकी वैल्यू 8 रुपये 25 पैसे के दरमियान होती है। तो उसी प्रकार अगर हम 1 करोड़ स्वीडिश क्रॉनर की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है वह 8 करोड़ 25 लाख के आसपास आएगी। तो यह इंपॉर्टेंट बात हो गई है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज को लेकर के। चलिए अपना रुख थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 88वें वायुसेना दिवस को समझ लेते हैं, जो हमारा आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 8 अक्टूबर को यानी कि कल यह दिवस मना लिया गया है। अगर हम यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर के दिन ही सन 1932 के अंदर भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। अगर हम स्थिति को समझे तो स्थिति कौन सी? सन 1932 की बात है। 1932 में क्या था, भारत के अंदर ब्रिटिश शासन चल रहा था, अंग्रेजी राज था। तो यह देखने वाली बात है कि वायुसेना की जो स्थापना है यह ब्रिटिश राज में ही करवा ली गई थी। ब्रिटिश सेना को ने क्यों करवाई? अगर हम देखें, ब्रिटिश इतिहास का अध्ययन करें, जो ब्रिटिश काल था भारत का उसका अध्ययन करें, तो ऐसे में हमें यह पता लगता है कि अंग्रेज अमूमन वह काम ही भारत में करते थे जिनकी उन्हें जरूरत हुआ करती थी। वह कभी भी उन्होंने कोई खास काम ऐसा नहीं किया जिससे भारत के विकास को कोई खासा प्रोत्साहन मिले, लेकिन वो अपनी जरूरतों को हमेशा ही पूरा करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको वायुसेना की जरूरत पड़ी होगी, तो इसलिए ही उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो पहला विश्व युद्ध हो चुका था कहीं, अब उसके बाद थोड़ी सी स्थिति खराब चल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट करा था। और दूसरी वायुसेना, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान भारतीय वायुसेना के अंदर एक रॉयल्स नाम शब्द जोड़ दिया गया था, और भारतीय वायुसेना कहलाती थी उस समय RIAF, यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद यह नाम जो रॉयल लगा रखा है इस नाम के आगे, इस रॉयल्स को हटा दिया गया और केवल यह भारतीय वायुसेना ही शब्द रह गया।
अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की पहली उड़ान की, तो भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को की थी। यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली उड़ान कब की? 1 अप्रैल सन 1933 को उसने अपनी पहली उड़ान कर ली थी। ठीक है। भारतीय वायुसेना का जो अपना मोटो है इसका नभ स्पृश्य दीप्त। अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड, बड़ा प्यारा सा लगता है, नभ स्पृश्य दीपतम, बहुत अच्छा है। और साथ ही अगर इसको लेकर खास बात की जाए तो यह जो वर्ड्स हैं, यह वर्ड्स गीता से लिए गए हैं। यह सभी वर्ड्स गीता के 11वें अध्याय में हैं। और गीता के बारे में हम सभी जानते हैं, जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन परेशान हो रहे थे, उनका मन चंचल हो रहा था और वह युद्ध को लेकर के बहुत सारे भय थे उनके मन में। तो ऐसी स्थिति में वासुदेव कृष्ण के द्वारा उन्हें यह उपदेश दिया गया था। तो उसी उपदेश के 11वें अध्याय से यह शब्द लिए गए हैं, जो है नभ स्पृश्य दीप्त। अब तक अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना ने 4 बड़े युद्धों में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद 4 बड़े युद्धों में अपना पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें से एक युद्ध चीन के साथ और 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़े जा चुके हैं। अगर हम यह दोनों ही नाम देखें, चीन और पाकिस्तान, तो वर्तमान परिस्थिति में भी इन दोनों ही देशों के साथ भारत के तनाव बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे हमेशा तनाव बने रहते थे, बने हुए हैं, और पता नहीं आने वाले समय में भी कभी तनाव खत्म होंगे भी या नहीं। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अगर भारतीय वायुसेना के लेकर के बात की जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड में भारतीय वायुसेना का 4th प्लेस आता है। यानी कि भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। तो अपने आप में यह भारत के लिए भी अच्छी उपलब्धि है, और हम भारतीय हैं तो हमारे लिए भी यह बहुत अच्छी उपलब्धि है। अब तक भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। तो ऑपरेशंस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से किए गए हैं। तो कुछ प्रमुख ऑपरेशन जो थे, उसमें पहला जो ऑपरेशन है उसका नाम आता है ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा। नाम किसका आ गया? गोवा का आ गया। तो कहीं ना कहीं गोवा को लेकर के यह ऑपरेशन किया गया था। तो सबसे पहला ऑपरेशन यही माना जाता है, ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा। क्यों किया गया था? सन 1961 में गोवा के अंदर जो पोर्तुगीज थे उनको लेकर के थोड़ा सा विवाद वगैरह चल रहा था। तो उस समय गोवा को भारत के अंदर शामिल किया गया था इस ऑपरेशन करने के माध्यम से। तो पहला ऑपरेशन जो है ऑपरेशन विजय है, द एनेक्सेशन गोवा, यह गोवा से संबंधित है, सन 1961 का है ये। वहीं दूसरे की बात करें, दूसरा है हमारा ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से संबंधित है। सियाचिन पे जो है यह चीन का हिस्सा है। तो भारत चीन के विवाद जब था, तो उस समय यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। अगली बात ऑपरेशन कैक्टस को लेकर के। तो ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पूमलाई, ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में संबंधित हैं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं तमिल इल्म से संबंधित है। तमिल इल्म की वजह से ही यह किया गया था। श्रीलंका के अंदर भारतीय तमिल जो फंसे उनको लेकर के बीच में, यानी कि 1980 के दशक में कुछ विवाद चले थे। तो उन विवादों के दरमियान ही इन दोनों ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये कैक्टस जो है यह मालदीव से संबंधित है, और यह जो पुंगलाई है यह श्रीलंका से संबंधित है। तो यह 4 पुराने और इम्पॉर्टेंट भारतीय वायुसेना के द्वारा किए गए ऑपरेशंस थे। अगर हम बाकी 2 ऑपरेशन की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो शायद मुझे लगता है कि आप में से शायद ही कोई होगा जो इन ऑपरेशंस के बारे में जानता नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा रिसेंट के हैं, 2019 के यह ऑपरेशंस हैं। सर्जिकल स्ट्राइक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया गया था। तो ऐसी स्थिति में लगभग सभी इससे परिचित हैं अच्छे से। और भारतीय वायुसेना को लेकर के एक खास बात और बताएं तो यह है कि भारतीय वायुसेना यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहां हम समझ चुके हैं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसका जो विश्व भूमिका है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भी अच्छा योगदान करती हुई आ रही है लगातार, और अभी भी कर रही है। ठीक है। आई होप आपको ये है टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है, कोई डाउट रहता है आपके मन में, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब भी दिए जाएंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड बाकी तो कोशिश पूरी है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं इस बार के जो 88th वायुसेना दिवस मनाया गया उसमें कुछ खास बात। तो यह उम्मीद की जा रही थी इस बार जो वायुसेना दिवस है उसके अंदर 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट, 19 हेलीकॉप्टर और 56 एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले हैं। जो अपना मतलब पहले इसमें एक अभ्यास भी होता है, तो यह अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद यह सभी परेड के साथ साथ में आसमान के अंदर भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे, जो हुआ है कल बहुत अच्छे से। इन्होंने बहुत अच्छे से आसमान में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है और भारतीय वायुसेना की क्षमता को भी दर्शाया है। तो इस प्रकार के काम इनके द्वारा किए गए हैं।
अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट है उनको लेकर के, तो इसके अंदर बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट जो शामिल हैं वो पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। उसमें है सुखोई 30 MKI, भारत का बहुत अच्छा है। और ये है जो अभी हम सब पे डिस्कस कर रहे हैं, यह सभी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के विमान फाइटर जेट्स माने जाते हैं। और पूरी दुनिया में खैर इनका पहले से ही बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, बोलबाला रहा है, और आने वाले समय में भारत का बना रहेगा। तो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, मिग 29 है, मिग 27 है, और मिग 21 भी बहुत अच्छे फाइटर जेट्स माने जाते हैं। और जगुआर फाइटर जेट, नाम से समझ में आ रहा है जगुआर, तो अपने आप में ये भी बहुत ज़्यादा खास है। अगर फाइटर जेट्स को लेकर के बात की जाए तो अब की बार भारतीय वायुसेना के अंदर एक नया विमान शामिल था, और जो अपने आप में ही जनता के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। नाम है रफाल। रफाल से आप सभी परिचित हैं, बीच में विवाद में भी काफी रहा था, लेकिन फ्रांस से इसको मंगवा लिया गया है। इसकी बहुत सारी खास विशेषताओं की वजह से यह सभी का आकर्षण केंद्र भी बना हुआ था, और अपने आप में यह टॉपिक भी इसका इंपॉर्टेंट रहा है। तो रफाल भी इस बार शामिल थे, तो रफाल के द्वारा भी अब की बार वायुसेना दिवस में पार्टिसिपेशन किया गया और अपना योगदान दिया गया। हेलीकॉप्टर श्रेणी की बात करें तो हेलीकॉप्टर श्रेणी के अंदर Mi-25/35, Mi-26, Mi-27 और चेतक और चीते जैसे बहुत ही ज्यादा समृद्ध हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। और इसके अलावा बात करें हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के, तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोबल मास्टर, IL-76, AA-32, बोइंग 737 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल है। इस साल जो रफाल है, रफाल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। तो रफाल क्यों था, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो राफेल की खास बात यह है कि यह 4.5 यानी कि 4.5वीं पीढ़ी का यह फाइटर प्लेन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। भारत की जो वायुसेना उसके अंदर ये कहीं ना कहीं आधुनिक होता जा रहा है, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट इसको लेकर के माना गया है। और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा राफेल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया था, तवज्जो दी गई थी, और लगातार तमाम विरोधों के बावजूद भी इसे भारतीय वायुसेना में शामिल अब कर लिया गया है। तो राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, बहुत ज्यादा खास है। साथ ही साथ इसमें खास बात यह है कि इसको रडार से बच के निकलने में महारत हासिल है, यानी कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, ये रडार से बड़ी आसानी से बच के निकल के जा सकता है। अगर इसकी स्पीड को लेकर के बात करें तो इसकी स्पीड वास्तव में बहुत ज्यादा है, 2130 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, जो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी मानी जाती है, जो इसको राफेल विमान को अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास बनाती है। अगर इसकी मारक क्षमता को लेकर के बात करें तो इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है, यानी कि 3700 किलोमीटर तक के टारगेट को ये खत्म कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, इसमें खास बात यह है कि यह हवा से हवा में भी मार सकता है, प्लस ये हवा से जमीन में भी मार सकता है। ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता मानी जाती है। साथ ही इसमें एक खास बात यह भी है कि यह 24,500 किलोग्राम तक का लोड ले सकता है, सामान उठा के यह ट्रैवल भी कर सकता है। तो यह भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता मानी जाती है। तो यह इसकी कुछ बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी खास विशेषताएं हैं राफेल विमान की, जो उसको बहुत ज़्यादा खास बनाती है, और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के लिए एक नए युग का आरंभ करती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंत में चीफ मार्शल्स को लेकर के। तो दरअसल क्या था, पहले की जो भारतीय वायुसेना है यह भारतीय थल सेना का ही हिस्सा हुआ करती थी, और भारतीय थल सेना के द्वारा ही नियंत्रित की जाती थी। हम बात ये भी कर चुके हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान भारतीय वायुसेना के अंदर रॉयल शब्द को जोड़ दिया गया था, लेकिन इसको बाद में स्वतंत्रता के समय हटा दिया गया था, और इसको केवल भारतीय वायुसेना ही रहने दिया गया था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद जो पहले चीफ मार्शल बने स्वतंत्रता के बाद, उनका नाम था सर थॉमस डब्ल्यू एमहर्स्ट। तो सर थॉमस डब्ल्यू एमहर्स्ट की खास बात यह है कि इन्होंने क्या किया कि जो पहले भारतीय वायुसेना भारतीय थल सेना के साथ चला करती थी, इन्होंने भारतीय वायुसेना को अलग किया, और अलग कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान बना था। तब से भारतीय वायुसेना अपना अलग रूप से काम कर रही है, और अलग काम करने की वजह से ही भारतीय वायुसेना के जो पहले चीफ मार्शल माने जाते हैं वह सर थॉमस डब्ल्यू एमहर्स्ट माने जाते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है इस क्षेत्र के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने भारतीय थल सेना से वायुसेना को अलग करवाया था, पृथक करवाया था, और इसके अपने विशेष अधिकार और शक्तियां भारतीय वायुसेना को दिलवाई थी। अगर सर हम जो डब्ल्यू एमहर्स्ट साहब हैं इनके कार्यकाल को लेकर के बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक यह इस पद पर बने हुए थे। अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो चीफ मार्शल हैं उनका नाम है RKS भदौरिया। नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं।
आज की क्लास में इतना ही करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको यह दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने इन दोनों ही टॉपिक्स पर बृहद रूप से चर्चा की है, इनके सभी एस्पेक्ट्स पर चर्चा की है और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न चीजें थी उनको भी हमने अच्छे से जान लिया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो वो बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइजेस और 88th वायुसेना दिवस को बहुत अच्छे से समझ लिया है और मुझे उम्मीद है आपको यह क्लियर भी हो गया होगा। बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी, ऐसी वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहेंगी जो आपके एग्जामिनेशंस के फील्ड में इंपॉर्टेंट रहें। एंड बाकी अब आगे मिलते हैं अगले क्लास के अंदर करंट अफेयर के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के। एंड तब तक के लिए चैनल पे बने रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।